दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये मैथमेटिक्स की तीसरी क्लास है और शुरू की दो क्लासेस को जो आप लोगों ने प्रेम और स्नेह प्रदान किया उस सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका विश्वास ही है कि हम लोग इस प्रकार से लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करते हुए और बेहतर क्वालिटी और बेहतर कंटेंट के साथ क्लासेस लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं और हम लोगों की बिल्कुल यही कोशिश होगी कि आप तक बहुत अच्छे क्वालिटी और कंटेंट के साथ इसी तरह से लगातार क्लासेस पहुंचती रहे। आप अपना विश्वास और प्रेम और स्नेह इस जीजीडी परिवार के साथ, जीजीडी टीम के साथ बनाए रखें। जीजीडी टीम का हर मेंबर एक ही संकल्प के साथ काम करता है कि अब राजस्थान का कोई भी बच्चा गरीब का हो या कैसा भी बच्चा हो, वो बेहतर और अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता है। यही हम लोगों का उद्देश्य है, यही हमारा संकल्प है और आपका विश्वास हमें और मजबूत बनाता है साथियों। तो आपका विश्वास बने रहना चाहिए और मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों तक गणित विषय को एकदम आसान कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए और कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद उसको और क्या बेहतर और बनाया जा सकता है, ये सारी चीजें मैं आप तक प्रस्तुत कराऊंगा। आप सभी की एक बहुत बड़ी क्वेरी थी कि पशु परिचय विभाग का सिलेबस बताया जाए। तो साथियों आयोग की तरफ से अभी कोई भी सिलेबस क्लेरिफिकेशन नहीं किया गया है, वहां सिर्फ गणित लिखा हुआ है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 10वीं तक की गणित जो जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आती है उन सारे एग्जाम्स के चैप्टर्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट हम लोग पशु परिचय विभाग के गणित को क्रमबद्ध और नियमित तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें आपको यहां पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जिससे प्रश्न आपके बाहर से एग्जाम में पूछा जाए। पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ाएंगे, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, निश्चिंत होके जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। एकदम आप उसको ब्लाइंडली अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में आप सफलता को पाएंगे। और इस बार हम लोगों ने सोचा है कि जीजीडी परिवार से राजस्थान का सबसे ज्यादा पशु परिचय विभाग में भर्ती होनी चाहिए, सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट होंगे, ये मेरी उम्मीद है और मेरा पूरा विश्वास भी है। तो ये बना रहना चाहिए और इस बार इतिहास रचने की बारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास दोस्तों। और आज की क्लास तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के एक बेहतरीन पार्ट को, जिसका नाम है विभाज्यता का नियम या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ये हम लोग जानेंगे कि किसी संख्या से कैसे भाग दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग एक एक कंटेंट, एक एक टॉपिक को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि आप 18 में 6 से भाग दीजिए, तो आप 18 में 6 से भाग देते हैं। तो भाग देते समय आप कहते हैं कि जब सर हम 18 में 6 से भाग देंगे तो आंसर आता है 3। सर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब ये जो आंसर 3 आ रहा है इसको समझते हैं कि 3 क्यों आ रहा है। तो आंसर 3 आने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं 6 में 18 से भाग देना। तो आप कहते हैं कि 6 का सर 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो इस बात को हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना, ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि अगर हमको किसी ने बोला कि 18 में 6 से भाग दीजिए, तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूं ना कि 6 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि 18 प्राप्त हो। ये बात भी तो हम सोच सकते हैं ना। तो इसका मतलब यही है कि जब कभी भी आपको किसी नंबर में किसी दूसरे संख्या से भाग देने के लिए कहा जाए, तो आप ये सोचिए कि उसको किससे गुणा करें कि वो नंबर आ जाए। तो आपका जवाब होगा तुरंत किस संख्या से गुणा किया जाए कि 18 आ जाए। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि 21 है, 21 को 7 से भाग दीजिए, 21 को 7 से भाग दीजिए। तो आपका जवाब तुरंत क्या आएगा? हम इसी के अकॉर्डिंग ऐसे सोचेंगे कि 7 को किससे गुणा किया जाए कि आंसर 21 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 3 से। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के आधार पे हम लोग ये समझते हैं कि मान लीजिए आपसे 0 लिखा हुआ है और 0 में 1 से भाग देना है, 0 में 1 से भाग देना है।
एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है और एकदम जीरो से स्टार्ट करते हुए आप देखना क्लास को एक अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। साथ में पशु परिचर विभाग की भर्ती है, इसीलिए उस बात का भी ध्यान रखा जाएगा, लेवल का भी, क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल का भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन कंटेंट और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपको बाकी जगह से बहुत बेहतर क्लास मिलेगी। या आप पूरी क्लास जब स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो आप खुद डिसाइड करना और आप खुद बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या कहीं क्वालिटी के साथ, कंटेंट के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज किया है। तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं। हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे एक बेसिक लेवल से शुरू करते हुए एक एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जो नियम है बकायदा उस नियम के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बात बोला और उसका प्रूफ नहीं दिया, हर बात का प्रूफ देते हुए हम लोग चलेंगे। जीरो में एक से भाग देना, तो हम ये तुरंत सोचेंगे कि एक को किससे गुणा किया जाए कि आंसर जीरो आ जाए। तो आप बोलेंगे सर जीरो से कर दीजिए, एक को जीरो से गुणा करेंगे जीरो आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो। इसी प्रकार से मैं बोलूं कि आपको जीरो में चार से भाग देना है, आप कहेंगे तुरंत कि सर चार को किससे गुणा किया जाए कि आंसर जीरो आ जाए, तो आप कहेंगे जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने कहा कि जीरो में आठ से भाग दो, तो आप कहेंगे कि सर, तुरंत आपका दिमाग सोचेगा कि आठ को किससे गुणा किया जाए कि आंसर जीरो आ जाए, तो जवाब होगा जीरो से। इसका मतलब ये होगा कि हमारे को यहां से एक बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गई कि जीरो में अगर किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो आंसर हमेशा जीरो ही आ रहा है। ये बात हम लोगों ने प्रूव भी कर ली और इसको लिख भी लेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट ये है कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप चार में जीरो से भाग दीजिए, चार में जीरो से भाग दीजिए। तो चार में जीरो से भाग देने का मतलब ये हुआ कि आप तुरंत सोचेंगे कि जीरो को किससे गुणा करें से गुणा करें कि आंसर चार आ जाए, चार आ जाए, ये हम सोचेंगे। तो आपका जवाब होगा सर जीरो को किससे गुणा करें कि चार आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है और ऐसा नंबर नहीं है, इसीलिए हम लिखते हैं अनंत, इनफाइनाइट लिखा जाता है इसको। माने ये संभव नहीं है, ये वैल्यू संभव ही नहीं है, जीरो को किससे गुणा करें चार आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो ये हमारा आंसर आएगा इस केस में। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए, मान लीजिए आपसे कहा जाता कि आप सात को जीरो से डिवाइड करो, तो सात में अगर जीरो से आप भाग दोगे तो सात में भी जीरो से भाग देने का मतलब ये हुआ कि जीरो को किससे गुणा करें कि सात आ जाए। तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, इसीलिए हम लिख देंगे ये संभव नहीं है। और ये संभव नहीं है इसका मतलब उसका आंसर इनफाइनाइट आएगा। माने ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जीरो जिसको जीरो से गुणा करने पर सात आ जाए। हम लिख देंगे ऐसा संभव नहीं है। और जो ऐसा संभव नहीं है उसको लिखने का ये तरीका होता है और इस चिन्ह का नाम होता है अनंत, को बोलते हैं अनंत। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। इसका मतलब जीरो में भाग देने पर आंसर जीरो आता है और जीरो से भाग देने पर आंसर अनंत आता है, माने वो संभव नहीं होता है। दो बातें एकदम स्पष्ट रूप से आपको समझ में आई। अब तीसरी बात चलते हैं, तीसरी बात की तरफ। तीसरा बात यह है कि मान लीजिए सर जीरो बटा जीरो, जीरो में जीरो से भाग देना है। साथियों जीरो में जीरो से भाग देने का मतलब यह है कि हम फिर वही सोचेंगे ना कि जीरो को किससे गुणा किया जाए कि उत्तर जीरो आ जाए, इस जीरो को किससे गुणा किया जाए कि जीरो आ जाए। तो आपके पास जवाब होगा सर एक से कर दीजिए तब भी जीरो आ जाएगा, आप जी दो से कर दीजिए तब भी जीरो आएगा, जीरो इंटू दो जीरो होता है। तीन से कर दीजिए तो भी जीरो आएगा, चार से करेंगे तब भी जीरो आएगा, पांच से करेंगे तब भी जीरो आएगा। माने आप किसी भी नंबर से गुणा कर दो आंसर जीरो आ जाएगा। और जब किसी भी नंबर से जीरो आ जाएगा गुणा करने पर, इसका मतलब हम इस बात को निश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं कि किससे गुणा किया जाए। एक अंक वो डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि किससे हम इसको गुणा करें। और ऐसी सिचुएशन में जब हम इस बात को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि जीरो बटा जीरो अनिर्धारित रूप है। इसीलिए इसका नाम होता है अनिर्धार्य अनिर्धारित रूप।
अनिर्धारित रूप, या इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हमने तीन बातें सीखी कि जीरो में किसी संख्या से भाग देने पर आंसर जीरो आता है, जीरो से भाग देने पर अनंत आता है, और जीरो में जीरो से भाग देना कहलाता है अनिर्धारित रूप। वो ऐसा कोई रूप हो ही नहीं सकता, ऐसा हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक आपको जो बेसिक बात थी विभाज्यता के नियम से वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझ में आ गई होगी। अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हमारे पास अगली स्लाइड में जो हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में दोस्तों, वही बात लिखी हुई है। और वही बात लिखी हुई है कि शून्य 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 के अतिरिक्त शेष सभी संख्याओं से विभाज्य होता है। तो जो मैंने आपको बात बताई वो एकदम स्पष्ट हो गई कि शून्य शून्य से शून्य शून्य के अतिरिक्त शेष सभी संख्याओं से विभाज्य होता है। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा, कोई भी संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती है। तो जो अपन ने पहली स्लाइड में पढ़ा था वो दोनों बातें इस दोनों लाइन में आ चुकी है। एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग और एक एक बात को समझते चल रहे हैं। अब आते हैं विभाज्यता के नियम की तरफ। साथियों विभाज्यता के नियम की अगर हम बात करें ना, तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहले बात करते हैं एक से विभाज्यता का नियम। एक से विभाज्यता का नियम यह होता है कि एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होता है। यह बात आपको मालूम है, एक में केवल एक का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। लेकिन किंतु सभी संख्याएं एक से विभाज्य होती है, किंतु सभी संख्याओं में एक का भाग जाता है, ये बात हम जानते हैं। इसका मतलब हमारा एक से विभाज्यता का नियम भी क्लियर हो गया। अब आते हैं दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है? दो से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जिस संख्या का अंतिम अंक जीरो हो या कोई सम संख्या हो, दो से विभाजित होती है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक माने अंतिम अंक का मतलब, अब यहां पे कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि सर मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4 2 8 0 3 5 6, मान लीजिए मैंने ये कोई संख्या लिखी और आपसे मैंने कहा कि दो से विभाज्यता का नियम, तो आप बोलोगे आपने सर बताया कि किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 या 2 है तो वो दो से विभाज्य होगी, या सम संख्या है तो अंतिम अंक का मतलब इधर से देखना, आपको इधर से देखना अंतिम अंक, इधर से नहीं देखना है। ऐसा नहीं है कि सर मैं तो इधर से लिखता हूं तो मेरे लिए अंतिम अंक इधर होगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नंबर नहीं होगा। अंतिम अंक का मतलब राइट साइड से, दाहिनी ओर से पहला अंक, ये होता है हमारा अंतिम अंक। ये हमारा अंतिम अंक होगा, क्योंकि अंक को लिखते कहां से हम लोग, इधर से लिखना शुरू करते हैं। और जब इधर से आप लिखना शुरू करते हो तो अंतिम अंक यही तो हुआ। इधर से थोड़ी शुरू करते हैं हम लोग नंबर को लिखना, इधर से शुरू करते हैं, इसलिए अंतिम अंक होगा आपका 6। अगर ये अंतिम अंक कोई 2 आए, 4 आए, 6 आए, माने सम संख्या है, या 0 आ जाए तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, माने ये जो लिखा है वो 2 से विभाज्य होगा। तो ये 2 से विभाज्यता का नियम आपको समझ में आ गया। अब आते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि जिस संख्या का के अंतिम दो अंक का मतलब ये दोनों है ना, ये दोनों अंतिम दो अंक का मतलब होता है ये दोनों नंबर, ये अंतिम दो नंबर है। अंतिम दो अंक 0, डबल 0 या 4 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो 4 से कटने वाली अगर कोई संख्या है तो 4 से विभाज्य होगी। तो अंतिम दो अंक जो हमारे पास है साथियों, वो लिखा हुआ है 56। तो 56 आप देखो 4 से विभाज्य होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 की विभाज्यता 4 से भी भाग जाएगा इस संख्या में। तो हमने 2 और 4 से विभाज्य का नियम पढ़ लिया, और ये दोनों नियम के आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं और इनको याद करना है। अभी हम इसी क्लास में आगे बहुत बेहतर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से करते हुए बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। तो चलिए आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगली क्लास में, अगली स्लाइड की तरफ। और अगली स्लाइड में हमारे पास लिखा हुआ 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि जिस संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 000 हो या 8 से कटने वाली कोई संख्या हो, वो 8 से विभाज्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हमसे ये पूछा जाए कि कोई संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है, तो उसको हम सिर्फ अंतिम 3 अंक को देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या लिखा हुआ है
ये मान लीजिए आपके पास कोई संख्या लिखी हुई है। अब इस संख्या को आपको देखना है कि 8 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो आपको पूरी संख्या को देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये अंतिम 3 अंक को देखिए। अंतिम 3 अंक 824 है। क्या 824 में 8 का भाग जाता है? 8 एकम 8, ये कट गया। 2 को लिया हमने, एक दोनों कट गए। 2 को उतारा हमने, फिर यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाया, और यहाँ 4, 8 3 24, यानी इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो सिर्फ अंतिम 3 अंक को ढूंढना है आपको 8 के लिए। तो आपको 2, 4 और 8 का याद हो गया। 2 के लिए क्या करेंगे? अंतिम अंक 0 या सम संख्या होना चाहिए। 4 के लिए अंतिम 2 अंक 2 0 या 4 से कटने वाली संख्या, और 8 के लिए अंतिम 3 अंक 3 0 या 8 से कटने वाली कोई संख्या होनी चाहिए, तो वो 8 से विभाज्य होगा। तीनों नियम याद भी हो गए आपको एकदम आसानी से। अब इसी प्रकार से हमारे पास है अगला नियम, और वह है 5 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों, कोई भी संख्या 5 से विभाज्य तब होगी जब उसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो वो 5 से विभाज्य होगी। माने जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा वो 5 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ आ गया 5 2 3 8 7 0, तो ये 5 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से 3 8 7 9 2 9 5, तो इसका भी अंतिम अंक 5 है, इसका अंतिम अंक 0 है, तो दोनों ही संख्या 5 से विभाज्य है, पूरी पूरी विभाज्य होगी। एकदम क्लियर। चलिए अब आते हैं इसी प्रकार से 5 के बाद 25 से। 25 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? तो 5 से विभाज्यता के नियम में हम लोग अंतिम अंक को देख रहे थे। 25 से विभाज्यता के अंदर हम लोग अंतिम 2 अंक को देखेंगे। अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 2 0 या 25 से विभाज्य होने वाली या 25 से कटने वाली कोई संख्या है तो वो 25 से पूरी पूरी कटेगी। अंतिम 2 अंक को ढूंढना है सिर्फ। तो जिस संख्या के अंतिम से 2 अंक 00 हो या 25 से कटने वाली कोई संख्या हो वो 25 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है 25380, तो ये भी 25 से कटेगी। इसी तरह से मान लो 38925975 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका जो अंतिम 2 अंक है ये 25 से कटता है। ये भी 00 है तो 25 से कटेगा। माने ये पूरी दोनों ही संख्या आपकी 25 से कटने वाली है। यहां तक की बात आपको एकदम समझ में आ गई 5 और 25 से। जो मैं भाज्यता के नियम आपको पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम सफिशियंट है। आप अभी सवाल करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि हमने जितने भी भाज्यता के नियम पढ़े वो सब बहुत पर्याप्त है, उसके अलावा आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है एकदम। तो एकदम आप विश्वास रखें, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग अब अगली स्लाइड्स पे। अगली स्लाइड्स पे जो लिखे हुए तीनों अंक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इन पर आधारित कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों हमारे पास सबसे पहला तो आता है 3 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 3 से विभाज्य तब होगी जब उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। सभी संख्याओं, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो वो 3 से विभाज्य होगी, जो कि यहाँ लिखा हुआ है 3 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से 9 में भी सेम नियम काम करता है कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या होगा? जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटे वो 9 से भी विभाज्य होगी। तो 3 और 9 में एक जैसा है, सभी संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए तो 3 से विभाज्य होगी, और किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वो 9 से भी कटेगी पूरी पूरी। एकदम समझ में आ गई। अब जरा मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। एग्जाम्पल से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 7 4 3 ये लिखा हुआ है मान लीजिए, और इसमें कहा गया कि बताइए ये संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो दोस्तों यहाँ पर अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं कि इनको सबको जोड़ना, क्योंकि हमने ये नियम पढ़ा कि नियम क्या कह रहा है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटता है वो 3 से कटेगा। तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि नियम पढ़ लिया, इस नियम को पढ़ तो लिया, इस नियम से सीखना भी है आपको
कि हमको और हम इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं। सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सीखिए आप, बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19 और 2 21, इन सबका योग आ गया साथियों 21। और अगर 21 आ गया है तो 21 3 से पूरा पूरा कटता है, तो मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी, ये बात एकदम स्पष्ट होगी। लेकिन हम क्या सर बार बार ऐसे ऐसे नंबर को जोड़ेंगे, हम तो गलती कर देते हैं। तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप तो जैसे जैसे जोड़ते समय 3 से कटने वाली संख्या मिलती जाए उनको छोड़ते जाओ। जैसे 3 3 से कट जाएगा, हटाओ, नहीं लेना हमारे को। फिर इसी तरीके से 2 और 7 9, 9 3 से कटता है, हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हटाते जाना है। 5 और 4 9, 2 से कट 3 से कटता है, कट गया, इसका मतलब पूरी संख्या कटेगी। तो हम जोड़ेंगे नहीं, जहां जहां 3 मिलता जाएगा ना उसको छोड़ते जाएंगे। इसी तरीके से यही नियम लागू होगा 9 में। 9 से विभाज्यता के केस में जहां जहां 9 आता जाएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल हमने ले लिया इसमें कि कोई नंबर लिया हमने 9 9 9 8 7 6 और 2 और 6 ले लिया मान लो, ठीक है, ये हमने कोई संख्या लिया है। अब ये जो संख्या ली है, एक और लगा देते हैं, ये और ले लिया हमने, चलो ये हमने कोई संख्या लिया। अब ये संख्या 9 से विभाज्य है या नहीं, ये आपको चेक करना है। तो अब आपको है ना अंकों का योग, ये मालूम तो है हमारे को, नियम तो मालूम है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। लेकिन जो जो नंबर 9 से कटते जाएंगे ना उनको हटाते जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो क्यों जबरदस्ती ऐड करना है भाई, उसको तो वो तो कट ही जाएगा, उनको क्यों जोड़ना है? तो 9 9 से कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, 9 9 से कट जाएगा, हटा दो। 7 और 2 9, कट जाएगा, हटा दो। 8 और 6 होते हैं 14, 8 और 6 14 होते हैं, तो 14 में 9 से भाग देने पर शेषफल बचता है 5, तो 5 लिख दो। ये 5 और ये 6 11 होता है, 11 में 9 से भाग देने पर शेषफल दोबारा है, 2 और 7 हो गया 9, यानी पूरी संख्या आपके पास 9 से कट जाएगी। इस प्रकार से चेक करेंगे हम लोग, मतलब बहुत कम से कम लिखना है। नियम जानने के बाद नियम का प्रयोग करना भी सीखेंगे, और वो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। अब आते हैं अगला, जो कि फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 से विभाज्यता का नियम। बहुत ध्यान से समझना, बहुत कंसंट्रेट होके, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या के ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम का मतलब होता है एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, इस तरीके से उसको बोलते हैं एकांतर क्रम या ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, तब जाके हम वो कहेंगे कि वो हमारी संख्या 11 से कटती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपसे लिया गया है 1331, देखिए यहां तक। इसी टाइप से मान लीजिए आपसे लिखा गया 429, है ना। ये मान लीजिए मैंने दो आपके सामने एग्जांपल लिए हैं, और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ने ले लिया 1458, 1458, 1458 को चेंज कर लेते हैं, हटा देते हैं इसको, चलेगा। हम दो एग्जांपल से समझते हैं। चलिए, अब ये दो एग्जांपल से हम लोग इस बात को एकदम अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि हम क्या, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है क्या चाहती है। जिस संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से कटने वाली संख्या है, वो संख्या 11 से कटती है। बड़े ध्यान से समझिएगा। अल्टरनेट अंकों का मतलब ये हुआ ये वाला अंक, कैसे लिखते हैं, ये और ये अंक अल्टरनेट अंक हो गए, एक छोड़ के एक। इसी प्रकार से ये और ये अंक क्या हो गए, अल्टरनेट। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है एकांतर क्रम के अंकों के योग, अंकों के योग का मतलब ये हुआ 1 + 3, ये वाला 1 प्लस ये वाला 3, इनका योग, अब इन दोनों का योग 3 + 1 और इनका अंतर। ये बात जो लिखी हुई है उसका मतलब ये है कि ये जो बात लिखी हुई है, इनका अंतर या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए, कटने वाली कोई भी संख्या आनी चाहिए।
अगर इनसे कटने वाली कोई संख्या आती है तब हम कहेंगे वो संख्या पूरी पूरी 11 से कटती है। तो आप देखो इन दोनों को, तो 3 और 1 4, 4 - 4 हो गया 0, माने 11 से कटेगी। इसका मतलब 1331 के अंदर 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। लेकिन मेरा पर्पस बिल्कुल भी ये आपको सिखाना नहीं है, मैं तो इससे बेहतर कंटेंट की तरफ बढ़ना चाहता हूं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब बहुत कॉन्सेंट्रेट होके और फोकस होके मेरी बात को सुनिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं दोस्तों इसको है ना ऐसे लिख रहा हूं, 1 + 3, इसमें माइनस से गुणा करूंगा तो आपको मालूम है माइनस से गुणा करने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो गया। यहां तक दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं जिसका आप क्वेश्चन करते समय बहुत यूज करेंगे, क्योंकि हम में से कई लोग ऑल्टरनेट को ऐड करने में, जोड़ने में ही गड़बड़ कर देंगे। तो उस गड़बड़ से बचाने के लिए मैं आपको बहुत बेहतर कंटेंट की तरफ जा रहा हूं, जिससे क्वेश्चन हमारे को सॉल्व करते समय बहुत मजा आएगा। क्या मैं इन दोनों को पास पास लिख दूं, 1 - 3? क्या इन दोनों को पास पास लिख दूं, प्लस, बीच में प्लस था, और 3 - 1? तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल सही है। बोलो सही लिखा है मैंने, एकदम सही है, बिल्कुल सही है सर। अब अगर ये बिल्कुल सही है तो जरा सोचो, हम ऑल्टरनेट को एक तो लिया, नियम जानते हैं, लेकिन उस नियम से बहुत जबरदस्त बात सीखने वाले ये है कि जब कभी भी आपको दोस्तों 11 से विभाज्यता के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इस लाइन को ध्यान से देखो और आप कहोगे ये एकदम सही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपको किसी भी एंड से, एंड समझते हो ना, छोर से, या तो इस छोर से या इस छोर, किसी भी छोर से अंतर करते जाओ। आप शुरू के 2-2 नंबर का अंतर करते जाओ, किसी भी छोर से 2-2 नंबर का अंतर करते जाओ और उनका योग, 2-2 नंबर के अंतर का योग। जैसे इन दोनों का अंतर, ये दो छोर के 2 लोग हो गए, इन दोनों का अंतर 1 - 3, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर 3 - 1। अगर इन दोनों के अंतर का योग 0 आ गया या 11 से कटने वाली संख्या आ गई तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। ये बात मैं बताना चाह रहा हूं। आपको ऑल्टरनेट याद रखना है, लेकिन उसका अप्लाई नहीं करना है, उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत जबरदस्त बात होगी और बहुत अच्छे से आपको उसमें हम इसको यूज कर रहे होंगे। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। आप चाहो तो इधर से शुरू करो, चाहे इधर से, 2-2 के पेयर लेने और उनके अंतर को आपको घटा घटा के लिखना है। तो मैंने इसमें क्या किया, अच्छा आप चाहो तो भले इसको है ना इधर से भी कर सकते हो, मैंने अपन इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिख लेते हैं। ये जो 3 है हमने इधर से स्टार्ट किया है, तो इन दोनों का अंतर लिया, फिर इन दोनों का अंतर लिया। आप चाहो तो इन दोनों का अंतर करो, इन दोनों का अंतर करो, तो भी सेम आंसर आएगा। आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे जैसे मान लीजिए आपको मैंने ये जो एग्जाम्पल लिखा है, मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके बताता हूँ आपको, इस वाले को। तो अगर इस एग्जाम्पल को मैं सॉल्व करता हूँ, मान लीजिए मैं इधर से शुरू करता हूँ, तो इधर से शुरू करूंगा तो इन दोनों का अंतर, तो 9 - 2 7। फिर अब आप बोलोगे कि सर इसके आगे इधर तो कोई संख्या है ही नहीं, कोई अंक है ही नहीं, तो आप 0 लिख लो, 0 तो लिख सकते हैं ना इधर। अब इन दोनों का जब आप अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 4, और इन दोनों को जोड़ के देखो, अगर कोई 0 आ जाए या 11 से कटने वाली संख्या, तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। ये बात मैं आपको सिखाना चाह रहा था और ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, ऑल्टरनेट वाली बात का यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और उसी बात से हम लोगों ने ये प्रूफ किया। तो आपको मैंने इस एग्जाम्पल के माध्यम से एक बेहतर से कॉन्सेप्ट को समझाया है। इस कॉन्सेप्ट को जरूर ध्यान रखिएगा आप, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम बढ़ते हैं आगे। और आगे हमारे पास है अगला नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, कि कोई भी संख्या 6 से कब विभाज्य होगी, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं हम आगे, कि कोई भी संख्या 6 से विभाज्य कब होगी। तो कोई भी संख्या 6 से विभाज्य तब होती है साथियों जब वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। और इतने नियम हमारे बहुत सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नियम जानने की जरूरत नहीं है। इतना नियम अगर हम जानते हैं तो आराम से विभाज्यता के नियम पर आने वाले प्रश्न को हल कर लेंगे। और अब शुरू करते हैं हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, जो एकदम बेसिक से होगा। और बेसिक से होने के साथ साथ अगर आप वीडियो में अंत तक बने हैं तो आप देखेंगे कि हम एक बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन को करके और सीख कर जाने वाले हैं इस क्लास के अंदर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। और आपके सामने हाजिर है पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न है आपके पास कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से
विभाज्य है। तो नियम पढ़ने के बाद अब हमको क्वेश्चंस करने की बारी है। और आप देख रहे हैं मैंने कितना बेसिक क्वेश्चन लिया है। इस बेसिक क्वेश्चन से धीरे 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 मैं अच्छे लेवल की दुनिया में आपको लेके जाऊंगा। आप सीखते रह जाएंगे और सीखते रह जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने कब इतने सिंपल क्वेश्चन करते करते मुश्किल प्रश्नों को भी आसानी से बना लिया है। चलिए, तो अब यह है कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो हमने साथियों पढ़ा था कि 4 से विभाज्य होने के लिए आपको अंतिम 2 अंक देखना होता है। अंतिम 2 अंक, अगर वो अंतिम 2 अंक 2 0 हो या 4 से कटने वाली संख्या, तो वो 4 से पूरी संख्या कटेगी। तो अंतिम 2 अंक यहाँ पे 85 है, 85। 85 में 4 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो 24 है, 24 में 4 का भाग जाता है, इसलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 22 लिखा हुआ है, यहाँ 22 लिखा हुआ है, दोनों नहीं कटते हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होंगे। देखिए कितना जल्दी से हम लोगों ने क्वेश्चन को बनाया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता के नियम में हमने पढ़ा था कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ठीक है, हाँ तुम बताओ क्या होगा। आंसर नहीं लिखा, आंसर थोड़ी लिखेंगे यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, आंसर तो ढूंढना पड़ेगा ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब सॉल्व करते हैं, ये नहीं बताने वाले हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य होगी। तो 9 से विभाज्य का मतलब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। बढ़ते हैं, तो देखो अब 9 से विभाज्यता का नियम का मतलब हम लोग है ना वो गधा मजदूरी नहीं करने वाले, गधा मजदूरी नहीं करेंगे हम लोग, स्मार्टली काम करेंगे। स्मार्ट लोग हैं, स्मार्टली काम इसलिए करेंगे क्योंकि हम जब जब 9 मिलता जाएगा योग, बस उसको छोड़ते जाएंगे। शेष जो बच गया ना उसमें 9 से भाग देके देख लेंगे, बहुत आसान है। 7 और 2 9, 9 में भाग चला गया, इसको छोड़ दो। 5 और 9, 5 और 4 9, अब बचे हुए में क्या 9 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसी प्रकार से 9 से 9 कट गया, ठीक है। 7 और 3 10, 10 में 9 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 1 1 2, 1 और 1 हो गया 2, 2 और 3 4, 4 में 9 से भाग नहीं जाता है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, 9 9 मिलते काट दो, फिर 8 और 1 9 कट गया, 9 से भाग जाता है। 7 और 2 9, 9 से भाग जाता है, ये नहीं, आपका आंसर हो गया सी। कितना सिंपल है, बिना पेन पेपर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत ही नहीं है पेन पेपर की, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, चलो ये बता सकते हो आप, सोचो। चलिए तब तक हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये सोच रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी, विभाजित नहीं होगी। अब की बार क्वेश्चन वाले ने चेंज कर दिया है, अब की बार वो संख्या ढूंढनी है जो 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो आप देखिए बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब आपको ढूंढना है विभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखा 3 3 3 तो कट गया, और ये 4 और 2 होते हैं 6, ये 3 से विभाज्य होगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मुझे नहीं ढूंढना है। इसी प्रकार से 2 और 1 3, 3 से विभाज्य होगा। 8 में अगर 3 से भाग देते हैं तो शेष बचता है 2, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 2 और 4 और 5 9 हो गया, 9 में 3 से भाग जाता है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगले ऑप्शन की तरफ चलिए, अगले ऑप्शन में जाते हो तो 9 कट गया, 3 कट गया, 9 और 3 में 3 का भाग जाता है। 4 और 7 11, 11 में 3 से भाग दोगे तो शेष बचेगा 9 2, और क्योंकि 11 में जब 3 का भाग देंगे तो 9 आता है और शेष बचता है 2, 2 और 7 9, ये भी 3 से भाग जाएगा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन चेक करो, 3 कट गया, 9 कट गया, 8 और 7 15, 15 में 3 से भाग जाता है, बचा 5, 5 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब निश्चित रूप से यही वो संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं होगी। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको बताना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो आपको मालूम है कोई भी संख्या 6 से तब विभाजित होती है जब वो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित होगी वो 6 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। तो पहले ढूंढते हम लोग 3 से, उसके बाद हम लोग देख लेंगे। या आप अगर ध्यान से देखो तो अपने 2 के विभाज्य का नियम पढ़ा था,
और 2 से विभाज्य के नियम में हमने ये पढ़ा था कि इकाई का अंक 0 या 2 से कटने वाली कोई संख्या या सम संख्या होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो यहाँ इकाई अंक विषम संख्या, आंसर नहीं होगा, ऐसे ही मालूम पड़ गया। यहाँ 2 का इकाई अंक कितना है 7, 7 जो कि कैसा नंबर है, विषम संख्या, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पर देख लो इकाई अंक 3 है जो कि विषम संख्या है, माने ये 2 से नहीं कटेगा, तो बच गया एक ही ऑप्शन, ये हमारा आंसर होगा। अब इसको चाहो तो आप चेक कर लो, 2 से तो कट ही रहा है, इकाई अंक इसका 4 है इसलिए। अब इसको देख लो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कटेगा ये। 8 और 7 15 3 से कटता है, 5 और 4 9 3 से कटता है, माने पूरी संख्या 3 से कट रही है, यानी ये संख्या है जो 3 से भी कटती है और 2 से भी कटती है, माने 6 से कटेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारे पास बोला है क्वेश्चन वाले ने कि निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित होगी। दोस्तों 25 से विभाजित होने के लिए हमने क्या पढ़ा था, अंतिम 2 अंक ढूंढना है। अंतिम 2 अंक जो होगा हमारे पास, वो अंतिम दो अंक डबल जीरो या 25 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो अंतिम 2 अंक लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 10 25 में ना तो डबल जीरो है और ना 25 से कटता है, ऑप्शन नंबर गलत हो गया। फिर दूसरा 55, ये भी नहीं होगा। तीसरा 75 है जो कि 25 से कटता है, इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बन गया सवाल। तो दोस्तों इसी तरह से आप बने रहिए, हम लोग आप लोगों के लिए बेहतर क्वेश्चंस लेके आएंगे। और अभी मेरे पास कुछ ऑफलाइन बैच के वजह से समय की कमी है, डेफिनेटली हम लोग आगे फरवरी महीने में 10 फरवरी के बाद आई थिंक 15 फरवरी के आसपास आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में कुछ और नया लाने वाले हैं। और नया लाने वाले जो हैं उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आप लोगों को यहाँ जो क्वेश्चन है वो तो प्रैक्टिस कराया ही जाएगा, इसके साथ साथ हर क्लास के बाद आपको होमवर्क के लिए 15 से 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन वो 15 फरवरी के बाद ही होगा। उसके बाद में आपको मुझे टाइम थोड़ा मिल जाएगा, तो हर क्लास के बाद आपको 15-20 क्वेश्चन होमवर्क मिलेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको अगले दिन क्लास से 2-3 घंटे पहले, क्लास जो 9 बजे आपकी रात को आती है उससे 2-3 घंटे पहले माने 6 बजे तक आपको उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो वहाँ भी आप जुड़ते रहिए। तो हम लोग कुछ न और भी चीज़ें नई नई लाएंगे जिसमें मैथमेटिक्स, क्योंकि आप यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस की ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जिनको आपको खुद सॉल्व करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में आपको आसानी होगी। इसीलिए हम लोग होमवर्क के क्वेश्चन भी आपको लिए प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन वो 15 फरवरी के बाद शुरू होगा। मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, अभी बहुत बिजी शेड्यूल हो रखा है, बिल्कुल सुबह से शाम तक टाइम नहीं मिल पाता है, इसीलिए अभी हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो आपके लिए जितना बेहतर हो सकता है वो करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे। आप तो जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। और इस बार राजस्थान के सबसे ज़्यादा पशु परिचर विभाग में भर्ती जीजीडी प्लेटफॉर्म से होना चाहिए, इस संकल्प के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है आपसे कि इस संख्या में स्टार कोई अंक होगा, स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक रखें कि ये 6 से विभाज्य हो जाए। अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। अभी बहुत हलवा, बहुत बच्चों जैसे सवाल किए थे, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। मतलब अभी तक क्या होता था कि आपको पास विभाज्यता के लिए संख्या दी होती थी, कौन सी संख्या विभाज्य होगी ये पूछा जाता था। अब की बार क्वेश्चन क्या आया, आपको बोल दिया गया कि ये संख्या जो है ना ये 6 से विभाज्य है, तो जो मिसिंग नंबर है ना, जो नहीं आ रहा है नंबर, वो अंक क्या रहा होगा, ये आपको पता लगाना है। करते हैं सॉल्व, एकदम आसान है। देखिए कोई भी संख्या क्या दी हुई है, 6 7 8 9 और स्टार। साथियों 6 से कोई भी संख्या तभी डिवाइड होगी जब उसमें है ना 2 और 3 से विभाज्य हो जाए। 6 से विभाज्य तभी होगी जब वो आपकी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए। अब संख्या कोई 2 से भी विभाज्य होना चाहिए और 3 से। पहले 3 से देखते हैं। तो 3 से मालूम है आप संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 6 3 से कटता है, देखिए आप ध्यान से काट दिया हमने, 9 काट दिया, 8 और 7 15 भी 3 से कटता है, माने यहां तक आने वाली सारी संख्याएं 3 से कट रही है। अब आप मानते हो, ये बात तो समझ में आ गई कि सर जो स्टार रहा होगा वो भी कुछ ऐसी संख्या रही होगी जो 3 से कटनी चाहिए। तो वो क्या हो सकता है, 3 हो सकता है,
6 हो सकता है, 9 हो सकता है। अब एक बच्चे के मन में ख्याल आया, सर 12 भी तो हो सकता है ना, 12 भी तो 3 से कटता है। तो जवाब है कि आपको इतनी दूर तक नहीं सोचना है, 12 आपका आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है इस बात को जानिए, क्योंकि जो स्टार है ना, वो स्टार एक अंक है, स्टार एक अंक है, और जबकि 12 एक अंक नहीं, 12 में 2 अंक है, एक संख्या है, इसीलिए 12 आपका आंसर नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो आपको सिर्फ इन नंबरों में से ढूंढना है। तो हमने 3 से नियम तो देख लिया, 3 का तो काम खत्म हो गया। 2 भैया को भी तो राजी करना है, 2 को भी सेटिस्फाई करना है कि भैया तुम भी राजी हो जाओ, तब हम बोलेंगे कि 6 से विभाज्य होगा। और 2 से विभाज्यता के नियम में हमने जाना था कि इकाई स्थान पर रहने वाला अंक या तो 0 होना चाहिए या कोई सम संख्या होना चाहिए। तो ना तो 3 सम संख्या है ना 9 सम संख्या है, तो सम संख्या सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, इसीलिए हमारा आंसर होगा 6। यानी जो स्टार लगा हुआ है वहां पर कौन सा अंक होना चाहिए, अंक 6 होना चाहिए। कितना आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आया, कितना आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को बना लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन वाले ने बोला है कि आपको 5 4 3 2 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक रखें कि 9 से विभाज्य हो। अब दोस्तों 9 से कोई भी संख्या विभाज्य तब होती है जब उसके अंकों का योग 9 हो। तो हम 9 से विभाज्यता के नियम में क्या करते हैं, जब जब 9 मिलता जाता है ना उसको छोड़ देते हैं हम लोग। देखो 9 मिल गया, 5 और 4 हटाओ, 9 मिल गया हटा दो, 7 और 2 9 मिल गया हटा दो। अब बचे हुए 3 और स्टार। अब 3 और स्टार का योग जो है ना वो 9 से कटने वाली संख्या आ जानी चाहिए, माने 9 आ जाना चाहिए। 3 और स्टार क्या आ जाना चाहिए, 9। अब 3 प्लस स्टार 9 लाने के लिए आप मुझे बताओ कि इस स्टार की जगह में ऐसी क्या संख्या लिखूं कि आंसर 9 आ जाए। आपका जवाब तुरंत आएगा, सर इस जगह पर आप 6 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और स्टार की जगह आपको क्या लिखना चाहिए, 6 लिखना चाहिए। तो आ गया सवाल, कितना सिंपल है और बहुत आसानी से बना लिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये बात की गारंटी है। हम लोगों ने हर तरह के हर लेवल तक के क्वेश्चंस को लिए हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने प्रस्तुत है। यदि A381 11 से विभाज्य है तो A के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए 11 से विभाज्यता का नियम आ गया। हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था वो यहां लगाने वाले हैं। पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों, कि आप इधर से या इधर से शुरू करिए और दो दो अंक के अंतर का योग, सुनना ध्यान से, या तो लेफ्ट से या राइट से शुरू करें और दो दो अंकों के अंतर का योग अगर 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो आपकी मर्जी है, आप इधर से शुरू करो या इधर से शुरू करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये सवाल दोनों तरीके से सॉल्व करके बताता हूं, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। और आगे से जब 11 के क्वेश्चन आएंगे हम उसको किसी एक तरीके से ही सॉल्व करेंगे। आपको सिखाना मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। मैं पहले इन दोनों का अंतर इधर से सॉल्व कर रहा हूं, तो इसमें से इसको घटाया तो क्या आ गया दोस्तों, A-3। फिर इसमें से इसको घटाया तो क्या आ गया, 8 - 1 7। और इन दोनों को जोड़ने पर आंसर या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। ग्यारह से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो अब बताइए मुझे कि जब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो आपको नहीं लगता कि सर ये A है और ये 7 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 4। आपका आंसर तो 0 ही लाना था ना, बिल्कुल 0 ही लाना था मुझे, या तो 0 आ जाए या 11 या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। तो अब मुझे सोचना है कि A की जगह A कोई अंक है, ये बात ध्यान में रखेंगे, A अंक है कोई संख्या नहीं है, माने कुछ भी नहीं रख सकते अपन। तो इसकी जगह ऐसा क्या लिखे कि आंसर 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो कुछ लोगों के मन में ख्याल आया कि सर एक काम करिए, इस A की जगह पे -4 लिख दीजिए, -4 + 4 0 हो जाएगा। और ये लिखते ही
मैं मना कर दूंगा गलत है। क्यों? क्योंकि अंक है बीच में है ना ये अंक, तो इसके अब ये माइनस कैसे हो सकता है 4? ये तो पूरी संख्या है ना, संख्या में एक अंक नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आप नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, माने ए का मान -4 नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अब -4 अगर नहीं होगा तब सोचते हैं, जीरो तो नहीं आ रहा, अब 11 कैसे आएगा? तो अब आप बोलोगे कि सर 11 लाने के लिए आप एक काम करिए, यहाँ पर 7 लिख दीजिए। 7 लिखेंगे तो 7 और 4 11 बन जाएगा, और इसका मतलब हमारा यही उत्तर हो गया कि आप एक ही जगह 7 लिख दीजिए, पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, और कितना आसानी से हम लोगों ने सवाल को बना लिया, ये आप देख रहे होंगे, एकदम आराम से सवाल बन चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देवी और सज्जनों, आपके सामने हाजिर है, प्रस्तुत है अगला प्रश्न 8वां, और इस प्रश्न में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि संख्या 3 7 7 3 8 ए 6 ए 11 से भाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक काम करते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बताने वाला था, तो हम उधर बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको भी जान लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे बनाना चाहते हैं कि सर मैं तो A381, मान लीजिए मैं इधर से माइनस करना चाहता हूं, तो आप इधर से माइनस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से इसको घटाओ, 1 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -7। इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा? 3 -a, और 3 - a आने के मतलब ये इसका जो आंसर है वो आपका आंसर या तो 0 आ जाना चाहिए, या फिर 11 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। तो हमने इधर से करके देखा, ठीक है। अब जरा इसको जानते हैं, तो आप देखेंगे कि 3 - 7, 3 - 7 होता है दोस्तों -4, और ये हो गया -a। अब आप सोचो a का मान ऐसा क्या लिख दिया जाए कि वो 0 या 11 आ जाए, एक 0 या 11 आ जाए। तो अब आप कहेंगे कि सर इस a की जगह अगर आप 7 लिखते हैं, a की जगह अगर आप 7 लिखते हैं तो -4 और ये -7, आंसर आता है -11। इन दोनों से जो आंसर हमारा आ रहा है वो आंसर आ रहा है -11। दोस्तों आपको मालूम है -11 11 से कटता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो -11 11 से कटता है, इसीलिए आंसर हो गया। आपके मन में ख्याल आया होगा कि सर यहाँ पे +4 भी तो लिख सकते हैं, तो +4 लिखने के लिए आपको a को लिखना पड़ेगा -4, और a -4 हो ही नहीं सकता है, अंक -4 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर इससे भी सॉल्व करने पर आ जाता है 11। तो अगर कभी नेगेटिव नंबर आए ना -11 -22, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, वो कटता है 11 से, वो चलेगा, है ना। इस बात से आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं फिर हम लोग हमारे क्वेश्चन जो 8वां था। तो दोस्तों 8वें क्वेश्चन में वाला कह रहा है कि ये अंक 11 से भाज्य है, तो आपको ए का मान बताना है। अंक क्या दिया हुआ है? अंक दिया हुआ है 7 3 8 a 6a। आपको वही 11 से भाज्यता के बारे में ढूंढना है। तो फिर से हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम लोग वही इधर से शुरू करेंगे, इसमें इसको घटाओ, तो 6 a -6 प्लस, अब इसमें से इसको घटाओ, दो नंबर लेना है, दो नंबर, ऐसा नहीं कि अगला ले लो, आप इधर से दो नंबर पेयर्स में लेने, जोड़े में लेना, जोड़ा समझते हो ना आप, जोड़ा आप बहुत अच्छी तरह समझते। चलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a -8, फिर प्लस इन दोनों में से घटाएंगे तो 3 -7, 3 -7 होता है दोस्तों -4, ये -4। इसको हल कर लेते हैं आप जरा, तो a और a मिलके हो जाएंगे ऐड करने पर 2a, ये हो गया 2a। -8 -6, -14 हो गया, -14, और ये माइनस का, अब देखो 11 से जैसे बड़ा नंबर मिले ना, जैसे हम लोग ऐड करते जाए और 11 से ज्यादा नंबर मिले, भाग देके शेष लिख दिया करो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा -6 और -8, -14, -14 में जब आप 11 से भाग देंगे दोस्तों बचेगा -3, तो इसका मतलब ये हो गया -3, यहाँ से -3 आया। अब मैं इस -3 को -4 में जोड़ूंगा, -3 को -4 में जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? -7। अब आपको सोचना यह है कि इस a के स्थान पर ऐसा क्या लिखा जाए कि वो अंक 0 या 11 से विभाज्य संख्या बन जाए। एक ही जगह आपको ये सोचना है, तो आइए सोचते हैं आप एक ही जगह। तो आप अगर ज्यादा सोचने में दिक्कत लगे तो ऑप्शन 4 दिए हुए ना, रख के चेक कर लेना, और नहीं तो आप सोचिए। जैसे मान लीजिए मैं 0 के बारे में सोचता हूँ,
तो दोस्तों 0 तब ये बनेगा जब a का मान ऐसा कुछ रखें ताकि 7 बन जाए, तो 7 - 7 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर a का मान तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो 7 बना दे, इसको गुणा करके 2 से 7 बन जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। अंक की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन में नंबर नहीं सोचना है। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में आया कि सर 7/2 लिख दो, नहीं भैया ऐसा नहीं सोचना, 7/2 नहीं लेना है, फ्रैक्शन है, अंक है ये तो। देखो ना संख्या में a अंक दिया हुआ है, तो अंक सोचना है, तो इसका मतलब 0 तो नहीं आएगा। तब 11 लाने की सोचते हैं। सोचो 11 लाने के लिए अगर आपके पास यहाँ पर ये जो a लिखा हुआ है, इसकी जगह अगर कहीं से ऊपर से 9 आ जाए, मान लो भगवान का आशीर्वाद हुआ और यहाँ 9 आ गया, तो 9 आ गया तो चमत्कार हो गया। देखो 11 से कटने वाली संख्या आ गई, 9 दूनी 18, 18 - 7 11 हो गया। यही हमारा आंसर है और चमत्कारी आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर का 9, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देवी और सज्जनों, अगला क्वेश्चन लेके हाजिर है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, m के किस मान के लिए ये संख्या 12 से विभाज्य होगी। अब 12 से विभाज्य का नियम नहीं पढ़ा, लेकिन दिमाग है हमारे पास, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? नियम नहीं पढ़ा, नियम से नियम बना लेंगे, हमसे नियम बनाएंगे, हर बात का नियम थोड़ी होगा। तो अब 12 से विभाज्य का नियम का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर कोई संख्या 3 और 4 से विभाज्य होती है, 3 और 4 से अगर कटती है तो निश्चित रूप से वो संख्या 12 से भी कटेगी। ये हमारे दिमाग ने तुरंत सोच के बता दिया। करते हैं अब। इसका मतलब जो हमारे पास ये संख्या लिखी हुई है 34m, ये संख्या आपकी 3 से कटनी चाहिए। भाग देते हैं 3 से। दोस्तों 3 से कटने में हम क्या करेंगे, जो 3 आता जाएगा छोड़ देंगे, खत्म। इसमें 3 से भाग जाएगा, शेष 1 बचेगा, तो इसका मतलब आपको 1 + m के बारे में सोचना है, और ये जो आंसर आएगा वो 3 आना चाहिए। 3 से कटने वाली कोई संख्या आनी चाहिए। तो अब 3 से कटने वाली अगर कोई संख्या आनी चाहिए, 3 से कटने वाली संख्या, तो 3 से कटने वाली संख्या आप सोचोगे कि सर ये m 2 भी हो सकता है, 2 और 1 3, 3 से कट जाता है। आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो सर, 2 के बाद इस तरह 5 लिख दो। 5 अगर आप लिखते हो तो 5 और 1 अंक आ जाता है, अंकों का योग आ जाता है 6, वो भी 2 से कटता है। आप इसकी जगह सर एक काम करो, 8 लिख दो। अगर आपने 8 लिखा तो क्या होगा, 8 लिखा अगर आपने, तो 8 और 1 9, 9 भी 3 से कटता है, तो ये भी आंसर हो सकता है हमारा। बहुत सारे आंसर आ गए। अब 8 के बाद आप आगे मत चले जाना, इसके यानी 11 मत लिख देना, क्योंकि 11 अंक नहीं होगा। तो अब सवाल यह है कि हमारा आंसर होगा क्या सर, ये होगा, ये होगा, ये होगा, देखना है। तो 3 का तो नियम हमने जान लिया कि भाई m का मान इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब 4 वाले को भाई राजी करना है ना, इसको भी तो राजी करना पड़ेगा। तो 4 को राजी करने के लिए हम एक काम करते हैं, 4 को राजी करने के लिए अंतिम 2 अंक को पकड़ लेते हैं। अंतिम 2 अंक है 4 और m। अब जरा मुझे बताइए, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो आप ये बात तो बोल दोगे ना कि वो संख्या 4 से कटेगी, और जो 3 से, तो इस m की जगह इन तीनों में से ही तो कोई मान लेना पड़ेगा आपको। इन तीनों में से अगर मान लीजिए आपने 2 लिखा तो ये हो जाएगा 42, और 42 आपका 3 से 4 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये नहीं होगा आंसर, 2 नहीं हो सकता। अगर आपने 5 लिख दिया तो ये 42 की जगह अब क्या बन जाएगा 45, और 45 भी 4 से नहीं कटता है, इसका मतलब आपका आंसर ये भी नहीं होगा। अगर आपने 8 लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा 48, और 48 आपका 4 से कटता है, इसका मतलब इस m की वैल्यू आ गई आपके पास 8, और हमारा आंसर हो गया m 8 होगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आराम से हलवा क्वेश्चन, हलवा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर आ गया है कि यदि संख्या ये 11 से विभाज्य होती है तो n का मान क्या होगा। अब n का मान निकालना है और 11 से विभाज्य होती है, तो एकदम आसान है। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि 3 4n 11 से भाज्य होने के लिए आप इधर या इधर किसी भी एक साइड से दो दो संख्याओं के अंतर का योग करिए, वो 0 या 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। तो इन दोनों में से घटाया मैंने, तो n-4 हो गया। मैं इधर से चल रहा हूं, आप चाहे तो इधर से चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों को जब अंतर करोगे आप तो आएगा n-4। फिर अब आप बोलोगे सर इसके आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, दोस्तों 0 लिख दो यहाँ पे आप। 3 - 0 कितना आएगा 3, तो +3, अंतर को घटाते जाना है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि सर ये n-1 हो गया। देखिए -4 + 3 -1,
अब आपको सोचना है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 0 या 11 से कटने वाली संख्या आनी चाहिए। तो आपका जवाब आया सर या तो ये n 1 होगा या ये n 12 होगा, तभी तो 12 महीने से कि 11 आएगा। और 12 को देखते आप तुरंत मुंह चिढ़ाओगे, भैया मना कर दो इसको, तो ये हो ही नहीं सकता आंसर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो संख्या बन गई। तो हमारा आंसर कौन सा? 1 खुश हो गया कि भाई हमारे आगे अब कोई नहीं है, कोई भी हमारे कंपटीशन में नहीं है। ए को हमारा आंसर हो गया ए, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और कह रहा है संख्या ये जो लिखी हुई है ये 9 से विभाज्य होती है तो p का मान क्या होगा। अब ये संख्या 9 से विभाज्य है तो p का मान ढूंढना है। तो अभी हमने 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा वो संख्या पूरी 9 से विभाज्य होगी। तो अब हम 9 से भाग देते हैं, जहां जहां 9 से भाग जाता जाएगा पूरा पूरा छोड़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 8 और 4 12, अब 12 में 9 से भाग देंगे शेषफल कितना बचेगा? 3। फिर 3 बचेगा तो 3 और 3 होता है 6, का मतलब 6 प्लस पी हमारे पास दुनिया में सिर्फ 6 और पी बच गए, 6 प्लस पी। अब 6 प्लस पी का आंसर आना चाहिए 9। तो सोचो अब पी की जगह ऐसा क्या लिख दिया जाए कि आंसर 9 आ जाए। आपका तुरंत जवाब आया 3 और यही हमारा आंसर हो गया 3। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें क्वेश्चन वाले ने कहा है कि यदि ये संख्या 8 से विभाज्य होती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमने कैसे लेवल से क्वेश्चन को शुरू किया था, एकदम छोटे छोटे बच्चों के जैसे क्वेश्चन किए और आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अब ये कह रहा है 8 से विभाज्यता का नियम बताओ। 8 से विभाज्यता के नियम में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि 8 से विभाज्य कोई संख्या तब होती है जब उसका अंतिम 3 अंक, जब उस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। तो अंतिम 3 अंक हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2, 3 और x। इसमें 8 से भाग दीजिए आप। जब आप इसमें 8 से भाग देंगे तो 8 में 23 का जब आप भाग देंगे तो क्या आएगा? वो जरा सोचते हैं, भाग ऐसे ही देते हैं ना, बिल्कुल, तो भाग देते हैं। 8 में जब आप 23 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 2 बार पूरा पूरा भाग गया, इसमें से इसको घटाया तो कितना आ गया? 7 आ गया, 7। और यहाँ पे x को उतार दिया हमने। अब आपको 8 का भाग देना है 7x में, 7x में अगर भाग देना है तो सोचो जरा कि इस x की जगह ऐसी कौन सी संख्या लिख दी जाए ताकि भाग 8 का पूरा पूरा इसमें चले। का जवाब होगा तो सबसे पहले तो आप x की जगह 2 लिख देंगे अगर आप, तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया x की जगह पर आंसर आना चाहिए 2। यही हमारे इस क्वेश्चन, कितना आसान है क्वेश्चन, देख रहे हैं? तो जिंदगी एकदम आसान है मैथमेटिक्स की, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। बस आप बने रहिए और इसी तरह से अपना विश्वास, प्रेम लगातार बनाए रखिए। हम आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेवा में लगातार इस प्रकार से हाजिर रहेंगे और एक से एक बेहतर क्वेश्चन, एक से एक बेहतर कॉन्सेप्ट और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे आपके लिए। और सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्लास में भी कराएंगे और होमवर्क में भी आपको दिया जाएगा। चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन, संख्या ये है और कह रहा है 11 से विभाज्य होती है तो m का मान बताइए। 11 से अगर विभाज्य होती है तो m का मान बताना है। तो बताइए भाई क्या लिखी हुई संख्या? 6, 5, 7, 4, 2, 3, 5, 4, 7, m 4, 6 और ये संख्या 11 से विभाज्य होनी चाहिए। चेक कर लो संख्या सही लिखी है ना? 6, 5, 4, 2, 3, 5, 4, 7 m 4 ये लिखिए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करना है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, मैं तो इधर से शुरू कर रहा हूं। बताइए 6 - 4, तो आपका तुरंत जवाब आएगा सर 2। फिर इन दोनों को सॉल्व करें, ये हो जाएगा सर प्लस में m -7, अंतर करते जा रहे हैं और जोड़ते जा रहे हैं, 11 से भाग देना है। 4 - 5, आप बोलेंगे सर -1,
3 माइनस 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 1, 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7 होता है माइनस का 3, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 होगा माइनस का 1। यहां तक एकदम बात स्पष्ट हो गई। अब इनका योग 0 या 11 से कटने वाली संख्या लीजिए। तो पहले कुछ चीजें सॉल्व हो रही है तो सॉल्व कर लो। जैसे माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और सोचते हैं माइनस का 7 और माइनस का 1, माइनस का 8, माइनस का 8 और ये माइनस का 3, माइनस का 11, माइनस का 11 और प्लस का 2, तो माइनस का 11 और प्लस का 2, जवाब आया सर 9। इसका माइनस का 9, क्या जवाब आया आपका? माइनस का 9। तो आपके पास दुनिया में सिर्फ ये दो लोग बच गए, m माइनस 9। अगर दुनिया में अब 9 लोग बचे हैं तो अब हमारा जवाब क्या है, हमारा काम क्या है? हम ये चाहते हैं कि इसका आंसर 0 या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। तो आप बताइए कि m की जगह दोस्तों ऐसा क्या लिखा जाए कि 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए। तो आपका तुरंत जवाब होगा सर इस जगह पे 9 लिख दीजिए, और 9 माइनस 9 0 हो जाएगा, संख्या 11 से कट जाएगी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा डन। चलिए बढ़ते हैं अगले बेहतर क्वेश्चन की तरफ। और अगला एक और शानदार क्वेश्चन आपकी सेवा में आपके लिए पेश किया जा रहा है। देखिए ध्यान से और आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन वाला कह रहा है यदि 9 अंकों की संख्या, 9 अंकों की संख्या है 9 8 5 x 3 6 7 8 y, संख्या 72 से 72 से अगर विभाज्य है, 72 से विभाज्य है, तो सवाल में पूछा जा रहा है कि 4x माइनस 3y का मान क्या होगा। ऐसा भी अगर क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों के मन में शंका पैदा हो गई कि सर 72 से विभाज्य का नियम तो आपने लिखाया नहीं है, 72 से कोई संख्या कब कटेगी? अरे नहीं लिखवाया तो कोई बात नहीं, दिमाग लगाइए, सोचिए। कोई भी संख्या 72 से तभी कट सकती है जब वो संख्या 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। बस खत्म, 8 और 9 को तो पढ़ा है ना हमने। बस सवाल आपका हो गया खत्म। इसी के साथ 8 और 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में सोचना है। संख्या क्या दी हुई है एक बार लिख देता हूं मैं। संख्या दिया हुआ है 985x, कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आप ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आराम से बनाने वाले हैं, भले आपको मैथमेटिक्स आती हो या नहीं आती हो, अब आपको जरूर आएगी, अब जरूर आएगी, इस बात की गारंटी है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 8 और 9 से विभाज्य। अब बताइए, सबसे पहले 9 को पकड़ते हैं। 9 कमजोर आदमी पे पहला अटैक, पहला अटैक 9 पे। अब पहला अटैक 9 पे किया, आप 8 से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पहला आदमी 9 पे पकड़ा, 9 से योग, अंकों का योग 9 आएगा, वो कट जाएगा, तो 9 आते ही हटाते जाओ, 6 और 3 9 कट गया। 8 और 7 15 होता है, 8 और 7 15 होता है, 15 में 9 का भाग दोगे तो शेषफल 6 आएगा। मैंने यहां से जो हमारे पास आया वो आ गया 6। 8 और 5 होते हैं 13, 13 में 9 से भाग दोगे तो कितना आएगा 4, फिर 4 और 6 को जब जोड़ोगे तो कितना होगा 10, और 10 में 9 से भाग दोगे तो 1। दुनिया में सिर्फ क्या बच गया, सारे अंक कटने के बाद 1 बच गया। समझ में आ रहा है ना? अंक जैसे 9 आ गया काट दिया, 9 से बड़ा आया भाग देके शेष लिख दिया है, बस इतना सा काम। और क्या बचा? x बचा है, और क्या बचा? y बचा है, और ये भी 9 से कटने चाहिए। तो ये सब 9 से तभी कटेंगे, ये सब 9 से तभी कटेंगे जब इनका योग 9 आ जाए। का योग क्या आ जाए? 9 आ जाए। अब आपको मालूम है कि ये तो 1 है, अगर ये 1 है तो आपके मन में तुरंत ख्याल आया कि सर अगर ये 8 बन जाता, अगर ये 8 बन जाए, ये अगर 8 बन जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। अब सोचते हैं कि 8 बनाने के लिए सर एक्स वाई के बहुत सारे मान संभव है, बहुत सारे मान होंगे, क्या मान लिया जाए? चलते हैं यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा 8 के बारे में सोच लेते हैं। अभी हमारे को थोड़े बहुत सारे मान दिख रहे हैं कि सर इसके मान खूब सारे हो सकते हैं, खूब सारे से आगे निकलते हैं हम लोग। हम ये भी तो जानते हैं संख्या 8 से भी कटनी चाहिए। अगर संख्या 8 से कटनी चाहिए तो कोई भी संख्या 8 से तभी कटेगी जब उसके अंतिम 3 अंक 8 से कटते हो। इसका मतलब 7 8 बाय ये 3 से कटना चाहिए, तो मैं 8 से भाग दे देता हूं इसमें। ठीक है, अब 8 से भाग देने का मतलब भाग दो 8 से। 8 में 72 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 में 70 में भाग 9 बार, 8 9 72, कितना बचेगा? इसमें से घटाओ तो आपका होगा सर 6 बचेगा, तो यहाँ आ गया y। अब y को उतारा। अब बताओ 8 में इसका भाग देना है और भाग जाना चाहिए, तो भाग जाना चाहिए तो y को क्या होना पड़ेगा?
तो आप कहेंगे सर y की जगह 4 लिख दीजिए, और y की जगह जैसे आप 4 लिखेंगे ये 64 बचेगा और 8 का 8 में भाग चला जाएगा। इसका मतलब हमारे को एक मान मिल गया, y का मान निश्चित रूप से क्या रहा होगा। अब कुछ लोगों के मन में ख्याल नहीं आना चाहिए कि कुछ और भी हो सकता है। आप कुछ और नंबर सोच के देखना, आराम से घर पे बैठिए, सोचिए, वो नंबर कोई ऐसा नहीं है 4 के अलावा। अगर वो नंबर होगा तो वो 2 अंकों का होगा, और 2 अंकों का नंबर नहीं चाहिए, 1 अंक का चाहिए, इसीलिए सिर्फ 4 संभव है। 64 में 8 का भाग जाता है। अब जरा सोचिए दोस्त, हमको लाना था x प्लस वाई का मान 8। अगर x प्लस वाई का मान 8 लाना था और उसमें से हमने y का मान 4 लाके बैठे हुए हैं, तो x का मान तो निकल गया ना कि सर x का मान भी फिर तो 4 रहा होगा तभी तो 8 आएगा। तो x और y का मान आ गया, और x और y का मान जब इतनी आसानी से आ गया तो हमसे क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है? क्वेश्चन वाला मांग रहा है कि 4x माइनस 3y का मान बताओ। x की जगह आप लिख दीजिए 4, 4 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 4, और आपका आंसर हो गया यहाँ से 4 चौक 16 माइनस 12, आंसर हो गया। कितना सिंपल है, क्या ये मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है? ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट। तो जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाज्यता का नियम, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आसान भाषा में गणित आपको प्रस्तुत की जाए ताकि आपको इंटरेस्ट भी आए, पढ़ने में मजा भी आए। तो इसी प्रकार से आगे की क्लासें भी आपके लिए आएगी। आप इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ जुड़े रहे हमारे साथ। हम आप लोगों के लिए बेहतर और सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हर चैप्टर को लेके आएंगे। गणित का कोई भी चैप्टर होगा, अब आप उसके क्वेश्चन बनाएंगे और सबसे बेहतर लाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।